अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। रात 11:15 बजे पाकिस्तान में अचानक बिजली चली गई और बाद अज़ां पता चला कि यह मामूली लोड शेडिंग नहीं बल्कि मुल्क भर में बिजली की तरसील का निज़ाम बैठ गया है। तकनीकी ज़बान में बात करें तो ये एक ब्लैकआउट था, ब्रेकडाउन नहीं। ब्लैकआउट और ब्रेकडाउन में फ़र्क क्या होता है ये आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। प्रोग्राम में ये गुफ्तगू भी होगी कि माजी में कब कब पाकिस्तान में ब्लैकआउट्स हुए और कब कब मेजर ब्रेकडाउन्स। सरेदस्त आप इशू का हजम समझने के लिए इस पहलू को देखें कि रात की तरह का ब्लैकआउट इससे कबल 2006 में हुआ था। प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि बिजली की पैदावार और तरसील का निज़ाम काम कैसे करता है और क्या पाकिस्तान ने जो इजाफी बिजली पैदा करने की इस्तेदाद कार हासिल की है वो फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित हो रही है। पे ज्यादा तवज्जो दी गई और जो बिजली निज़ाम होता है उसकी बुनियादी तौर पे 3 पहलू होते हैं। एक जहां से कि बिजली पैदावार, दूसरी उसकी तरसील और तीसरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें अगर एक भी काम न कर रहा हो तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आपका जो बिजली की तरसील का जो एक सीक्वेंस है वो डिसरप्ट हो जाता है। संजीदा पहलू के साथ जिस तरह पाकिस्तानियों ने इस मसले को लिया वो पाकिस्तानियों का ही खासा है। सोशल मीडिया पर ऐसे तबसरे किए गए कि वो अपनी मिसाल आप हैं। शायद बिजली के मसले ने पाकिस्तानियों को इतना सताया कि अब पाकिस्तानियों के आसाब मजबूत हो चुके हैं और वजीर आजम के अल्फाज में अब पाकिस्तानी घबराते नहीं हैं। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तबसरों तज्जियों में कहीं जंग का जिक्र था, कहीं इमरजेंसी का और कहीं मार्शल लॉ का, यहाँ तक के फिरदौस आशिक आवान को वजाहत देना पड़ी। हम गुफ्तगू की तरफ जाएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान हैं हम तकनीकी पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे और आसान ज़बान में आपको ये समझाने की भी कोशिश करेंगे ये हुआ क्या, क्यों हुआ और किस बायस हुआ। मेरे साथ जो मेहमान हैं माहिर तवानाई उमूर के अरशद एच अब्बासी साहब। इससे पहले कि उनकी तरफ जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता दिन से जिस तरह सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर और फिर जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ब्रेकडाउन हुआ और बड़े बड़े ब्रेकडाउन भी होते रहे हैं। और 24 सितंबर 2006 इससे पहले इस तरह की सूरत हाल इस तारीख को हुई थी। मुल्क भर के तमाम पावर स्टेशन स्ट्रिप कर गए थे। 90% इलाका तारीकी में डूब गया था। मुल्क भर में बिजली का ये बदतरीन ब्रेकडाउन था। ये गुज़िश्ता 20 साल की मैं आपको सामने तारीख रख रही हूँ कि जो बड़े ब्रेकडाउन रहे या ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। 12 दिसंबर 2014 को भी ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था। तरबेला और मंगला से बिजली की फराहमी उस वक्त में मुअत्तल हुई थी और 10 घंटे की बिजली की बंदिश रही थी। उसके बाद 8 जनवरी 2015 गुद्दू, मंगला और तरबेला के जो पावर प्लांट थे ट्रिप हुए थे। पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया था। 5 घंटे के बाद मरहलावार बहाली का काम इस पर शुरू हो गया था। 24 जनवरी 2015 लोड ज्यादा होने के बायस नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर का जो सिस्टम था वो बैठ गया था और मुल्क के 80% हिस्से में बिजली तब बंद हो गई थी। 16 मई 2018 तकनीकी खराबी से गुद्दू पावर प्लांट बंद हुआ था। गाजी बरोथा, तरबेला, मंगला की जो सप्लाई लाइंस थी वो ट्रिप कर गई थी और इस बायस पंजाब और केपीके में बिजली मुकम्मल बंद हो गई थी। इसके बाद फिर 21 मई 2018 मेन ट्रांसमिशन जो लाइंस थी वो ट्रिप कर गई थी। फनी खराबी के बायस 100 से ज़्यादा ग्रिड स्टेशन बंद हुए थे और पंजाब के मुतादिद शहरों में घंटों बिजली बंद रही थी। 3 जनवरी 2019 शदीद धुंध के बायस 13 पावर प्लांट्स बंद हो गए थे और तब सर्दियों का ही मौसम था तो लोड शेडिंग का दौरान यहाँ 15 घंटे था उस वक्त भी। 9 जनवरी 2021 ये जो हालिया सूरत हाल हमारे सामने है, गुद्दू में फॉल्ट से सिस्टम में खराबी आई है। इसके ऊपर अभी ज्यादा डिटेल्स गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं दी जा रही हैं। फ्रीक्वेंसी 0 पर आने के बाद मरहलावार चंद ही सेकंड्स के अंदर ये पूरा सिस्टम शट डाउन हुआ, तरसीली निज़ाम बैठ गया और मुल्क अंधेरे में डूब गया था। इस पर गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अरशद अब्बासी साहब माहिर तवानाई उमूर हमारे साथ मौजूद है और वो बहुत से सवालात जिनके जवाब आप भी जानना चाहते हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता रात ये हुआ क्या था। अरशद साहब, रात जो बिजली की बंदिश हुई, आम फहम अंदाज में एक आम पाकिस्तानी के लिए समझाइए ये क्या मसला बना और क्यों बना है। आशा, बात इस तरह कि पाकिस्तान की अभी इंस्टॉल कैपेसिटी तकरीबन 34,000 मेगावाट है और अभी जो हमारी जो डिमांड है वो तकरीबन 9 से 10,000 है। और इसमें जो एक पावर प्लांट है, जो एक जंग हमारे पास फ्लीट है वो गुद्दू में है।
गुद्दू में जो पावर प्लांट है, एक पावर प्लांट में एक फॉल्ट हुआ, और ये फॉल्ट नॉर्मली एज आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में पावर सिस्टम में यूजुअल होते हैं, और इसके लिए सिस्टम प्रोटेक्शन लगे होते हैं। और ये सिस्टम प्रोटेक्शन अनफॉर्चुनेटली इसकी रूटीन मेंटेनेंस नहीं की गई। इसकी वजह से कैस्केड इम्पैक्ट हुआ कि जब गुद्दू ट्रिप हुआ तो विज़ पूरे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि नार्दर्न साइड के ऊपर साउदर्न इमाम टू KEC 1 by 1 प्लांट सारे बंद हो गए, क्योंकि 50 से फ्रीक्वेंसी वाकई जीरो हो गई। इसकी एक्सप्लेनेशन तो की है फाकी वजीर बायतवानई उमर अयूब साहब ने, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा रुक सकता था? बिल्कुल ऐसा रुक सकता था। ये ऐसा ब्लैकआउट पूरे पाकिस्तान में होना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला हुआ है। पहले भी होते थे लेकिन इतना बड़ा इंपैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। ये हम रोक सकते थे। इसके अंदर सिस्टम में प्रोविजन भी है, लेकिन ओवर द ईयर्स जो NTDC है, जो बिजली की तफसील करती है, ये जो बहुत बड़ा महकमा है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, इसके अंदर जो हाल हो रहा है इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। आशा, क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि 4 साल तक इसका कोई सरबराह ही नहीं रहा, और एक जॉइंट सेक्रेटरी 4 साल इसका एक इस्लामाबाद में बैठे इसको सुपरवाइज करता रहा। क्या हुआ इसका रिजल्ट? इसकी जो बेसिक एक और बुनियादी वजह यह भी है कि गुद्दू से एक ऑफ शूट हमारी ट्रांसमिशन जाती है बलूचिस्तान की तरह। इसकी रूटीन एक मेंटेनेंस होती है, क्लीनिंग होती है, वो नहीं हुई, यानी हमसे बहुत बड़ा लैप्स हुआ। और देखिए कल जब ये 7 बजे जब ये मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि इंडिया से कोल पावर प्लांट की तरफ से एक स्मॉग हमारी तरफ एंटर हुई, तो मुझे फियर था कि कहीं ये इंपैक्ट ना कर जाए हमारे सिस्टम को, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कल का जो वाकया हुआ है पाकिस्तान की बिजली की पूरी हिस्ट्री में, इसकी बुनियादी वजह नाअहली और मैं कह सकता हूं कि करप्शन भी है। वो इस वजह से कि क्या आपने सिस्टम को वो जो ब्रेक आना चाहिए था, यानी एक पावर प्लांट बैठ जाता तो वो ऑटोमेटिकली आइसोलेट कर देता, यानी इसको अलग कर अरशद साहब, मैं वापस इसके ऊपर आऊंगी, ये थोड़ी सी इस पे हम डेप्थ में जाएंगे, लेकिन एक आम, क्योंकि इस पे बहुत सी बातें आज सारा दिन होती रही, कोई इसको ब्लैकआउट बोल रहा है, कोई इसको बोल रहा है कि ब्रेकडाउन हो गया। थोड़ा सा हम पहले चीजों को और आसान कर लें लोगों के लिए भी। एक आम आदमी के लिए तो हर सूरत में बिजली चली गई तो चली गई। आप कह रहे हैं कि इस हद का पहले कभी नहीं हुआ जो ये कल रात को हुआ है। समझाइए ब्लैकआउट के अंदर और ब्रेकडाउन में फर्क क्या है, और जब आप कहते हैं कि इस हद का पहले नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले 20 साल में जब भी ब्रेकडाउन हुए हैं वो शेयर किए हैं अपने लोगों के साथ, तो आप ये समझाइए कि ये हद क्या है और ये कितनी क्रिटिकल हद हो सकती है। देखिए, इससे पहले भी बड़ी बदकिस्मती से आप कह सकते हैं कि 2016-17 ये बड़ा फ्रीक्वेंटली, यानी आप कह सकते हैं कि ये नया नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। देखिए पाकिस्तान में आपने भी देखा होगा डाटा कि जितना इस तरह का ब्रेकडाउन या कल जैसे ब्लैकआउट का मतलब ये कि पूरा अंधेरा छा गया, पूरे ये रात का वाकया हुआ था, तो इसलिए इसे क्या आप ब्लैकआउट भी कह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल दुनिया में भी होता है, लेकिन ऐसा जिस तरह पाकिस्तान में जितने आप कह सकते हैं कि जिस तसलसल से हो रहा है, ऐसा तसलसल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए पाकिस्तान की देखें इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 35,000 मेगावाट। इंडिया में तकरीबन इस वक्त 4 लाख मेगावाट है। एक वाकया हुआ था 2012 में कुछ 5 मिनट के लिए, तो पूरे सिस्टम में पूरे इंडिया में खलबली मच गई थी। उसके बाद उन्होंने इस सिस्टम को क्या किया, अपग्रेड किया, सिस्टम प्रोटेक्शन लगाए, और अब तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। यानी कोई अगर ये कहता है कि ये जी ऑटोमेटिक है, मशीन में होता, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए थी। ये फ्रीक्वेंट जो टेस्टिंग होती है, देखिए एक जिसे कहते हैं आपकी मशीन है, आपका पावर प्लांट है, अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो क्या होगा, ये आपके घर में जैसे सर्किट ब्रेकर लगे हुए कल जैसे वजीर साहब कह रहे थे। अर्शद साहब माजरत, अब आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट निजाम भी मौजूद हैं और आपके पास ऑल्टरनेट भी होने चाहिए। उमर अयूब साहब कहते हैं फ्रीक्वेंसी 50 से 0 हुई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा निजाम बैठता चला गया। क्या ऑल्टरनेट का अरेंज करना बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? क्या हम अभी जिस निजाम के साथ चल रहे हैं कितना पुराना निजाम है, और हम क्यों एक स्टेट ऑफ द आर्ट निजाम के साथ इस वक्त नहीं है?
आशा ये निज़ाम लगे हुए हैं, ये एक्चुअली देखिए नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में जायका ने हमें जापान ने लगा के दिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला है कि उसकी मेंटेनेंस कौन करे, एक बात, और उसको एक होता है फ्रीक्वेंटली चेक करना होता है कि क्या आपका ये सिस्टम इन प्लेस है या नहीं है। ये एक देखिए, अगर गुद्दू ट्रिप हो गया तो क्या पाकिस्तान पास कैपेसिटी नहीं थी, कोई और पावर प्लांट नहीं थे? पावर प्लांट बिल्कुल थे। जवाब था इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ये फर्क पड़ा आपकी नाहली मेंटेनेंस का ना होना और आपकी विजिलेंस ना होना। आपका नेशनल डिस्पैच ना एनटीडीसी का एक जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये गुज़िश्ता 10 साल से ये इदारा, इसके आप देखिए इसके ऊपर हेड कौन कौन आता रहा। जैसे मैंने कहा कि आप कहेंगे कि देखिए ब्लैकआउट हुआ, ब्लैकआउट क्यों हुआ? एक गुद्दू का पावर प्लांट कल बैठ गया, ऐसा होता है, रूटीन में होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, लेकिन सिस्टम चलते रहते हैं, वो आइसोलेट हो जाता है, उसको अलग कर देते हैं, वो उसका इंपैक्ट बिल्कुल नहीं आता। ये इसलिए हुआ कि आपके इस इदारे का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और इसकी मेंटेनेंस नहीं है। और अभी जो साहब लगे हैं, सच्ची बात बताऊं, डॉक्टर रिफत का, इनका भी फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, मुझे अरशद साहब ये बताइएगा कि आपके बकौल मसला बैकअप का नहीं है, मसला मेंटेनेंस और क्लीनिंग का है, ये तो क्लियर है, बैकअप मसला नहीं हमारे लिए। क्लियर है, यस। अच्छा, अब दूसरी इस बात पर आ जाएं, जब आप बार बार एनटीडीसी का जिक्र कर रहे हैं सर, आज जो वुज़रा ने भी बैठ के बताया, उमर अयूब साहब ने बताया, शिबली फराज ने बताया, वो सब कुछ माजी की हुकूमतों पे रख रहे हैं। आप भी 4 से 10 साल का दौरानिया बता रहे हैं कि इस दौरान एनटीडीसी पर सरबराह है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये फैसला कहां होना है? क्या आप खुद गुज़िश्ता 2.5 साल में, अगर माजी की हुकूमतों ने नहीं किया, तो आप अब तब्दीली देख रहे हैं कि यहां बेहतरी शुरू हुई है, या वही सिस्टम रन कर रहा है जो पिछली हुकूमतों में रन कर रहा था? अच्छा, सच्ची बात तो ये है कि 2.5 साल के अंदर ये बड़ा अरसा होता है और माजी की हुकूमतों में डालना अब बड़ा एक, आप जिसे कहते हैं, वतीरा बन गया है। वरना पूरा पावर सेक्टर का आप देखें, ना सिर्फ ये ब्रेकडाउन या ब्लैकआउट, बल्कि आपके बिजली के बिल्स कहां पे चले गए हैं, आपका सरकोडट कहां चला गया, यानी पाकिस्तान में तवानाई का हिस्सा, इवन एलएनजी कहां चलेगी। सच्ची बात यह है कि उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब ने जिस तरीके से तवानाई का शोबा को हैंडल किया है, देखें, पनाह मांगते हैं हम, खुदा के वास्ते इस पाकिस्तान को बचाइए। आपने इसका क्या हाल कर दिया? आपके पास 2.5 साल आ गए, ये कैसे आप पिछलों के ऊपर डालेंगे? आपने क्या किया? ये आपने अपनी इनिंग शुरू कर दी हुई है। तो मेरा ख्याल है इसकी कोई जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। अब ये बार बार कह रहे थे पिछली हुकूमतें, तो मैं ये भी कहूंगा कि पिछली हुकूमत ने ही मुटियारी से अल्टरनेट लाहौर तक और फैसलाबाद तक 600 केवी इन्होंने शुरू किया है, जिसकी जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने शुरू नहीं किया। अगर बात करनी है तो फिर इनको पूरी करनी चाहिए थी। तो मैं तो एक आपको एक असाबी, मैं एज ए इंजीनियर मैथमेटिकल बात बताऊंगा, जैसे 2 + 2 4 होता है, इसमें तेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक इंजीनियरिंग है। अच्छा साहब, जब आप टेक्निकली बात कर रहे हैं, मैं आपसे क्लैरिटी चाहूंगी एनटीडीसी को लेकर, मेंटेनेंस और क्लीनिंग की जब बात हो रही है, क्योंकि एक निजाम ने मुस्तकिल चलना है, कितने फीसद हिस्सा आप टेक्निकलिटीज को देखते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए माजी की हुकूमतों पर रखेंगे, कितना इस हुकूमत पर रखेंगे? अगर पहले ही खराब चल रहा था तो ये ठीक नहीं कर पा रहे, उसकी वजूहात, जैसे कि कहा जाता है कि खराब चीज मिले तो दुरुस्त करने में टाइम लगता है, क्या ये वो टाइम ले रहे हैं या सेंस नहीं कर पा रहे? आयशा, इस केस में 99.999% जिम्मेदारी इनकी है कि 2.5 साल में आपने क्या रिस्ट्रक्चर किया। ये बहुत बड़ा टाइम होता है, ये इसमें बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। इसमें तो मेंटेनेंस के लिए, यानी आपने जो बलूचिस्तान, यहाँ से गुद्दू से जो बलूचिस्तान जाफराबाद लाइन जा रही है, क्या आपने एमडी एनटीडीसी को जिम्मेदार कहा कि देखो इस लाइन की क्लीनिंग हुई है? एक बात, क्या इसकी मेंटेनेंस हुई है? ये 3 महीने, 4, 6 महीने, 9 महीने और 10 महीने के बाद एक टेस्टिंग होती है सिस्टम की कि क्या आपने गुद्दू में ये सारे पावर प्लांट में टेस्टिंग की थी, की है कि खुदा न खासा। अरशद साहब, अभी तो 24 घंटे में ये नहीं पता चल पा रहा कि किस लाइन में प्रॉब्लम हुआ और क्यों प्रॉब्लम हुआ। एक जनरल सी बात बताई गई कि वहां हुआ है, फॉग बहुत ज्यादा है, पहुंचेंगे। क्या इसको पता करना इतना मुश्किल होता है कि किस जगह पर प्रॉब्लम आया, फॉल्ट आया और वो किस बायस आया? ये वक्त लेता है, टाइम गेनिंग है? अच्छा, बिल्कुल नहीं है। वहां पे 3 फ्लीट हैं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ये आपके साथ इस्लामाबाद में नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है,
और जिस तरह आजकल लेटेस्ट स्टेट द आर्ट है, ये बिल्कुल पता होता है, ये तो डिले टैक्टिक्स है बिल्कुल। अब आप देखें ना, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है, मैं एक और इजाफा कर दूं कि इन्होंने कमेटी बनाई है, किसके? एनटीटीसी का चेयरमैन एमडी वही कमेटी बना रहा है। भाई देखिए, उसने नहीं बनानी, ये आपको इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स या आउटसाइड बनाए, ये जिम्मेदारी उसकी है, ये नाहली उसकी है। तो वो कहते हैं कि जो नाहल है, जिसके पर जिम्मेदारी आ रही है, वही कमेटी बना रहा है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। ये नाहली, सुस्ती और इनकम्पिटेंस, इसके अलावा और कोई चीज। अच्छा साहब, बिजली ज्यादा पैदा हो रही है, जैसा कि आप भी ऊपर कह चुके हैं। हमें उस बिजली को जो इस्तेमाल में इस वक्त नहीं, सर्दी में तो और उसकी खपत कम हो जाती है, उसको भी पे करना पड़ रहा है। फिर सर्कुलर डेट का मामला इस वजह से बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या हाल है? जब बिजली भी पैदा हो रही हो, फिर बिजली का रेट भी बढ़ रहा है, सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम किस जगह पर है कि हम पैदा भी कर रहे हैं, इस्तेमाल आम सारिफ के लिए लोड शेडिंग भी बहुत मौजूद है, बिजली महंगी भी बहुत है, हुकूमत को सर्कुलर डेट का भी मसला है। तो प्रॉब्लम किस जगह पर अंडरस्टैंड करने में? क्या सही मशवरे नहीं है, हिकमत अमली नहीं? सच्ची बात ये है कि ऐसे ही है कि आप गाड़ी के फॉल्ट तलाश कर रहे हैं, असल इशू ड्राइवर्स का है। अगर ये जो ड्राइवर्स बैठे हुए हैं, नदीम, बाबर या अयूब साहब, अगर पाकिस्तान में ये मेहरबानी करें और अगर अपने आप को आइसोलेट कर दें, यानी अलहदा कर दें, जिस तरह पावर प्लांट जब फॉल्टी हो जाए अलहदा हो जाता है, अगर ये पाकिस्तान की जान बख्शी कर दें। देखिए, 2.5 साल आपने इनको टेस्ट कर लिया है, अब मेरा ख्याल है हमें भी इनकी कैपेसिटी पता लग गई है, इनकी जितनी भी जो ये आइंस्टाइन है वो भी पता लग गया, आपको भी पता है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले एक ही काम हो सकता है कि हमें इनसे जान छुड़ानी चाहिए, और ये वजीर आजम का भी काम है, अगर वो बात आपकी बात ऊपर तक जाती है, कि देखें ये कब तक आप इनको आजमाएंगे। ये शुबा वो है जो आपकी इकानमी की बैकबोन है। आज पूरी दुनिया में ये मजाक बन गया हुआ है। आप देखिए, CNN से लेके BBC तक ये बात आई है कि पाकिस्तान में पूरा सिस्टम बैठ गया, और ये फ्रीक्वेंट है। आपने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, तो एक काम हो सकता है कि इनको अगर आप अलहदा कर दें और नहीं कहें कि यार एक मेहरबानी करें, आप इस्तीफा दें। सर बहुत शुक्रिया। अरशद अब्बासी साहब तब्दीली की बात कर रहे हैं कि ड्राइवर्स तब्दील करते हैं, तब बात भी कुछ अवाम के हालात अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं अभी तब्दीली की बात यहाँ नहीं, ब्रेक लेंगे। अमेरिका में तब्दीली होनी है सदारत की, और वहाँ भी बहुत बेचैनी और कशीदगी है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रवां हफ्ते में जो खबर आलमी मंजरनामे पर छाई रही वो अमरीकी ऐवान इख्तिदार पर ट्रंप के हामियों की जानिब से बोले जाने वाला धावा था। नवंबर में होने वाला सदारती इंतखाब का तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। कहने वाले कह रहे हैं कि दुनिया भर में चश्मे ज़दन में हुकूमतें बदलने वाले अमरीका को अपने यहाँ हुकूमत बदलना किस कदर कठिन होगा, अमरीका ने यह तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ट्रंप के हामियों ने उस वक्त कैपिटल हिल पर धावा बोला जब अमरीकी कांग्रेस नामुंतखब सदर बाइडेन की जीत की तौसीक की कार्रवाई के लिए इजलास कर रही थी। हमला इस कदर शदीद, अचानक और गैर मुतवक्के था कि मेयर को वाशिंगटन में इमरजेंसी का निफाज करना पड़ा। 5 जानें इस धावे में चली गईं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी को हालात इस कदर पेचीदा लग रहे हैं कि उन्हें अमरीकी जनरल से बात करना पड़ी कि ट्रंप कहीं न्यूक्लियर हमले के अहकामात ही जारी न कर दें। फुटेजेस में नजर आने वाले ट्रंप के हामियों पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। दुनिया भर में मकबूल होने वाले ट्रंप के सपोर्टर जैक एंजली को हिरासत में ले लिया गया है। 10 दिन अहम है कि 20 तारीख को जो बाइडेन की हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी है। 10 दिन इख्तिदार और इख्तियार ट्रंप के पास ही है। ट्रंप नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी शरीक नहीं होंगे। इस 10 दिन के खतरात को भांपते हुए ट्रंप के मुआखजे की बात हो रही है। क्या ये मुआखजा हो पाएगा? चंद दिन पहले मुआखजे की अहमियत क्या होगी? क्या अमेरिका में पुरअमन इंतकाल इख्तिदार हो पाएगा? क्या ट्रंप 2024 में रिपब्लिकन उम्मीदवार बराए सदारत होंगे? रिपब्लिकन पार्टी इस हमले को कैसे देख रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं।
वॉशिंगटन सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर अदनान रसूल साहब हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि वो वॉशिंगटन में होते इन तमाम हालात को किस तरह से देख रहे हैं और इसके असरात क्या होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। फैज़ रहमान साहब, अमेरिका में सिविल वॉर तक हुई, लेकिन क्या कभी अमेरिकी तारीख में ऐसा हुआ कि एक जाने वाले सदर के हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बल्कि हमला कर दिया हो? नेवर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आयशा, इट्स गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम, ऑन योर वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। जी, मुख्तसर जवाब तो यही है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ, तारीख ने कभी ये मनाजिर नहीं देखे वॉशिंगटन में। इसमें कोई शक नहीं है कि फसादात, रायट्स, क़त्ल व गारतगरी, मुजाहरे अमरीकी तारीख का हिस्सा हैं। और अनकरीब जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो एक मुजाहरे हुए थे वॉशिंगटन में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था और गोलियां चली, लोग हलाक हुए, सड़कें बंद हुई, कारोबार जिंदगी मुअत्तल हुआ। उस सब के बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा मॉब, एक इतना बड़ा हुजूम आनन फानन कांग्रेस के जो हॉल्स हैं जहां पर जिसको बेस्टन ऑफ डेमोक्रेसी, सीट ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहां पर इस तरह से जाके बराजमान हो जाएं और तोड़ फोड़ करें। और जिसमें और जो मनाजिर खुद जिस वक्त ये हो रहा था, ज़ाहिर है ये सब वीडियोस हमारे सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया, जो मनाजिर वीडियोस के बाद अब आ रहे हैं सामने, तो अकल हैरान है, परेशान है कि लोग इतने भी पागल हो सकते हैं, उनका इतना दिमाग खराब हो सकता है कि वो अपने ही मुल्क में जाकर अपने ही निज़ाम को, अपने ही एक इमेज को पूरी दुनिया में इस तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अदनान, अमेरिकी जमहूरियत पर यह हमला क्यों हुआ और क्या पीसफुल ट्रांजिशन हो जाएगी या कुछ इससे भी बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहां पर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। बात सिर्फ इतना सा है कि पीसफुल ट्रांजिशन का जहां तक मामला है, वो पीसफुल ट्रांजिशन कंप्लीट होगी। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने भी बड़ा क्लियरली ये बताया है कि हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है वो 20 जनवरी को ही होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि 20 जनवरी को 12 बजे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की मुद्दत खत्म हो जाती है और उसके बाद जो बाइडेन अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर अपना हल्फ उठा लेते हैं और वो कंट्रोल में हैं। मसला सिर्फ इतना सा है कि ये जो अगले 10 दिन हैं, इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप किस किस्म की डिसीजंस लेते हैं, किस किस्म के लॉज को पास करते हैं, किस किस्म के पार्टनर्स देते हैं, मसला उन चीज़ों के ऊपर है। और उसके बारे में अभी कुछ भी कहना कब्ल वक्त है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने इस सारे तनाज़े के बाद अपने आप को किसी हद तक पीछे खींच लिया है और रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये सब कुछ इतना आनन फानन हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी को अभी तक खुद समझ नहीं आ रही है कि अगर उन्होंने पोजीशन लेनी है तो क्या पोजीशन लेनी है। और मीनवाइल उसके अंदर एक क्लियर किस्म का डेंजर और थ्रेट है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप क्लियरली देख सकते हैं कि 10 दिन के बाद उनके पास सारा कंट्रोल चला जाता है, तो वो इस अगले 10 दिन में क्या क्या कर सकते हैं और उससे कितना डैमेज हो सकता है। इसीलिए इम्पीचमेंट की बात भी की जा रही है, इसीलिए रिपब्लिकन सेनेटर्स भी इम्पीचमेंट की बात डॉक्टर साहब, क्या इम्पीचमेंट इस वक्त पर 10 दिन सिर्फ रहते हैं, इसकी अहमियत क्या है, कोई इसके असरात होंगे, क्या वाकई नाअहली की तरफ मामला जा सकता है? देखें जी, इस वक्त इम्पीचमेंट का मामला जो है वो प्योरली सिंबॉलिक है, इससे एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अगर इम्पीचमेंट शुरू भी की जाती है तो वो 12 या 13 जनवरी के अंदर प्रोसेस शुरू होगा, जिसका मतलब है अगर वो प्रोसेस 12 या 13 जनवरी को शुरू होता है तो वो प्रोसेस कभी भी 20 जनवरी से पहले खत्म नहीं हो सकता। तो ये इम्पीचमेंट का सारा मामला एक कंप्लीटली सिंबॉलिक मामला है, इससे एक्चुअली गवर्नेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फैज साहब, ये लड़ाई आखिर हो किसके बीच रही है? डेमोक्रेट्स और वर्सेस रिपब्लिकन कहूं मैं, या फिर व्हाइट सुप्रीमेसी की इंक्लूसिव अमेरिका लड़ाई है, ये डीप स्टेट की लड़ाई है? जैसे अभी ये डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि वो रिपब्लिकन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, शायद सभी वहां पर अंडरस्टैंड कर रहे हो क्या हुआ, ये लड़ाई हो किसके साथ, किसकी रही है? इस वक्त बदकिस्मती से आयशा हुआ यह है कि रिपब्लिकन पार्टी का जो एक जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट या अल्ट्रा राइट विंग जो एक हिस्सा है, उसने पार्टी की लीडरशिप को, उसकी थिंकिंग को टेक ओवर कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के दरमियान जंग है, असल में ये वो विंग के खिलाफ जंग है और इसमें इनकी अपनी जो लीडरशिप है रिपब्लिकन की, वो कमजोर नजर आ रहे हैं।
उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर इनके सामने आ सकें और उनके खिलाफ कुछ कर सकें और कम से कम कुछ कह सकें। इस वक्त भी जो मामला है वो ये कि अभी भी वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं इनको, ताकि कम से कम तारीख की किताबों में सदर ट्रंप का अनदर, आपको मालूम है निक्सन एक प्रेसिडेंट थे, एक रिपब्लिकन जिनको इतना बुरा प्रेसिडेंट समझा जाता है, उन्होंने कई गलतियां की, कई जराइम किए। अब ये एक दूसरे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होंगे इस बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री में विद इन सो मेनी ईयर्स कि जो दोबारा इस तारीख की किताब में आएंगे, और जिनका मेरा ख्याल है कि ये हमारे अदनान रसूल साहब ने कहा कि इम्पीचमेंट हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त इन्होंने इनकी पॉलिसी हाँ अलामती है, लेकिन इसका ये मेरा ख्याल कंप्लीट कर सकते हैं अगर ये फास्ट ट्रैक में कल इसको, यानी यहाँ मंडे को इंट्रोड्यूस किए जाएंगे आर्टिकल्स, और ये चाहते हैं कि बाय फ्राइडे उस पर वोट कर दें। अलबत्ता ये चाहते ये है कि किसी तरह से इनको रिमूव किया जाए बाकायदा ट्रायल के जरिए, सेनेट ट्रायल के जरिए। क्या ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर इस तरफ मामला जाते हैं तो फिर 2024 रिपब्लिकन की तरफ से फिर ट्रंप का तो ऑप्शन क्लोज, अगर मामला उधर जाता है? हाँ, उसका ये होगा। उसमें बड़ी एक दिलचस्प बात है जो कानूनी मुशगाफियां हैं कि अब ये लोग कह रहे हैं कि क्या उनको बाकायदा रिमूव किया जा सकता है सेनेट ट्रायल के जरिए। इस वक्त जो डेमोक्रेट्स का एक और फोकस है, ठीक है 10 रोज बर्दाश्त करना है और कोशिश ये करनी है कि उनके हाथ पांव बांध के रखें, लेकिन वो ये चाहते हैं डेमोक्रेट्स कि ये आइंदा किसी भी तौर पर रेलेवेंट ना रहे यूएस पॉलिटिक्स में, और ये कम से कम ये दोबारा 2024 में, जैसे कि कुछ लोग समझ रहे हैं, दोबारा सदारत के लिए खड़े ना हो जाए। अगर इनको रिमूव किया जाता है सेनेट के जरिए, बाकायदा एक ट्रायल हो इम्पीचमेंट के बाद, तो फिर ये इनके लिए सब कुछ जब्त हो जाएगा, इनकी पेंशन जब्त हो जाएगी, इनकी जो सिक्योरिटी वो जब्त हो जाएगी, तमाम मराद जो साबिक सदर को मिलती हैं वो जब्त हो जाएंगी, और ये आइंदा किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए खड़े नहीं हो सकते, किसी मेयर भी नहीं बन सकते किसी छोटे से टाउन में। तो ये एक अहम गोल है। एक अच्छी कानूनी जो एक पॉसिबिलिटी वो सामने आई है वो ये कि इवन 20 जनवरी के बाद भी सेनेट का वो ट्रायल जारी रह सकता है, और सदर ट्रंप को अलामती तौर पर दूर करके। अच्छा फैसल, अगर मैं मुख्तसर पूछूं कि 2024 के लिए भी उम्मीदवार बनते हैं तो कितने मजबूत उम्मीदवार होंगे? बहुत मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 73 मिलियन 75 ऑलमोस्ट मिलियन उन्होंने वोट लिए हैं, और उनमें से अक्सर वोटर्स वो हैं जो अभी भी उनके डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी इसी से रिलेटेड एक और सवाल लेके। मैं डॉक्टर साहब आपका पॉइंट भी इस पे जानना चाहूंगी कि अगर ये 2024 के लिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनते हैं तो कितने स्ट्रेंथ होगी इनकी? उसमें जी ये है कि अगर ये 2024 के लिए एक कैंडिडेट बन के सामने आते हैं तो उसके अंदर मसला सिर्फ इतना था कि इनके पास रिपब्लिकन पार्टी के अंदर वो सपोर्ट नहीं रही है जो इनके पास 2016 में थी। पिछले 4 साल के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी को को-ऑप्ट कर लिया है, बेसिकली टेक ओवर कर लिया। अब फर्क सिर्फ इतना सा है कि 2024 के लिए ये वाहिद बंदे नहीं है जो कि रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन हासिल करना चाह रहे हैं। उसके अंदर 3 या 4 और कैंडिडेट्स भी हैं जिनका कैरियर ऑन द लाइन लगा हुआ है, जिन्होंने पिछले 4 साल में आंखें बंद करके इनको सपोर्ट किया है, और अब वो लोग अपने कैरियर को तबाह नहीं करना चाहेंगे इनकी खातिर 2024 में। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बेस बहुत बहुत छोटी हो चुकी है, क्योंकि जो ये इलेक्शन अभी भी हारे हैं 2020 के अंदर, वो इसलिए नहीं हारे कि इनकी बेस ने वोट नहीं दिया, वो इसलिए हारे हैं कि अमेरिका के डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं जो कि अगले 4 साल में इससे भी ज्यादा चेंज हो जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब एक बात और आपसे, नैन्सी पेलोसी ने खदशे का इजहार किया कि ट्रंप न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, कितना हकीकी है ये खदशा, किसके खिलाफ वो कर सकते हैं, आपकी से इस पर क्या है? देखिए उस मामले में वो एक खदशा है और इससे ज्यादा उसके अंदर कोई वजन नहीं है। वो एक पॉलिटिकल बात की है नैन्सी पेलोसी ने, और वो बात बेसिकली डेमोक्रेटिक बेस के लिए कही गई है। उसके अंदर एक्चुअली ये होना बहुत बहुत कम चांसेस है इस चीज के, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि आप अमेरिका को एक जंग के अंदर धकेल रहे हैं जिसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े क्लियर हैं पहले दिन से कि वो जंगों के अंदर नहीं लगना चाहते, और उनकी सपोर्ट बेस का एक बहुत अहम फैक्टर ये रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जंगों में नहीं लगना चाहते। तो ये डिसीजन लेना उनके लिए आखिरी 10 दिन में बहुत बहुत मुश्किल। फैसल, ये जो अभी बात की सपोर्ट बेस की भी बात कर रहे हैं और फिर रिपब्लिकन सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं उनकी जमात के अंदर से, सवाल आपसे ये कि ये अभी जो हुआ, जिसे आप खुद लोगों ने भी गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी जमहूरियत पर हमला और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या इसके बाद इसको पुश बैक कर दिया जाएगा, कुछ अरसे दब जाएगा और ये मामला दोबारा बड़ा होकर सामने ये माइंडसेट आ सकता है, या वंस फॉर ऑल यूएस के अंदर हर फ्रेटर्निटी इस माइंडसेट के खिलाफ खड़े हो सकती है? देख क्या रहे फ्यूचर डेज के लिए?
आयशा, ये आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, माइंडसेट, ये बहुत अहम लफ्ज़ है इस पूरे मामले में। ये एक माइंडसेट है जिससे अमेरिका को लड़ना है, और वो माइंडसेट अभी ख़त्म ना हुआ है और ना इतनी जल्दी ख़त्म होगा। इसमें वक़्त लगेगा। अलबत्ता एक बात ये ज़रूर है कि लोगों को एक खुलकर एहसास हुआ है कि ये जो माइंडसेट, जैसे कि आपने अभी फरमाया, ये जो पॉइज़न है इनकी सोसाइटी में, वो इतना फैल चुका है कि अब वो बाकायदा उसकी मैनिफेस्टेशन आपको इस लेवल पर नज़र आ रही है। उनमें इतना करेज, इतना हौसला, इतनी हिम्मत आ गई है कि वो अब आकर अपने आप को हर एक के सामने इस तरह से पेश कर रहे हैं। तो ये थोड़े दिनों के लिए ज़ाहिर है लॉ एनफोर्समेंट ने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं इससे, यहाँ के इदारों ने इस वाक़े से बहुत सी चीज़ें सीखी, तो शायद इसको कंटेन किया जा सकता है, लेकिन इसको ये दूर नहीं होगा। इट्स हैड जस्ट गॉन अवे टेम्परेरीली। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको एक बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा अमेरिका के इमेज को, प्रेस्टीज को रेस्टोर करने में। और ये जो कुछ हुआ है, ये जो अल्ट्रा राइट विंग के जो लोग हैं, इनको मैं नहीं समझता कि सेंटर में या मरकज में लाने में, ठीक है, मैं बिल्कुल इसी बात पर डॉक्टर अदनान रसूल आपका मुख्तसर जवाब चाहूंगी। क्यूए नॉन फेनोमेना जिसको बहुत लिखा भी जा रहा है अभी, ये अमेरिका के अंदर ये व्हाइट लोग इसको कितना बाय कर रहे हैं, ये फैल रहा है तेजी से, या अभी किसी हद तक कंटेन इसे करने के ऊपर भी एफर्ट्स हो रही हैं वहां पे? जी देखें, ये कंटेन होना, जिस तरह बात की है रहमान साहब ने, ये कंटेन होना अगले 10, 15, 20 साल लगेंगे। ये जितना वाइड स्प्रेड है और जितना फैल चुका है, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 25 साल से फैल रहा है। और इसकी मैनिफेस्टेशन जाके 2016 में प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन था, और उसके बाद ये 2021 के अंदर जो कांग्रेस पे धावा बोला गया, ये मैनिफेस्टेशन है। इस माइंडसेट को तो सीरियसली कोई टेकअप ही नहीं कर रहा था ये धावा बोलने से पहले तक। ये पहली दफा है कि पिछले 25 साल के अंदर रिपब्लिकन पार्टी या अमेरिकन मीडिया ने व्हाइट नेशनलिज्म को सीरियसली टेकअप करना शुरू किया है। अभी तो ये एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया है, जिसका मतलब ये है कि इसको एड्रेस करने के अंदर अभी 20 से 25 साल लगेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा मसला ये है कि व्हाइट नेशनलिस्ट और जो आपके पास जो व्हाइट पॉपुलेशन है अमेरिका की, वो अपने आप को समझती है कि हम माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं, तो वो थ्रेट एनालिसिस के मुताबिक लड़ना चाह रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उस माइंडसेट को चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। मुख्तसर फैज साहब, ये थ्रेट एनालिसिस की बात हो रही है, डिजिटल मीडिया पे जब बंद किया गया तो वो अपने डिजिटल एप्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक कोई नई जंग का आगाज होने जा रहा है यूएस के अंदर फिर? नहीं, देखिए पूरा जी अच्छा, तो ये असल में देखिए आयशा, अच्छा सवाल है बहुत, और यही वजह है कि आप देखिए थ्रू आउट इनकी जो कोशिश थी हमारे ट्रम्प साहब की, एक तो ये कि मीडिया को बदनाम करें, फेक मीडिया, फेक न्यूज़, और साथ साथ उनकी रट ये थी कि जो बिग टेक कंपनीज हैं, यानी जो ट्विटर, फेसबुक और दूसरे तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने उनको भी बहुत ज़्यादा डिमोनाइज किया, मलाइन किया। और जो यहाँ पर एक सेक्शन है 230 जिसके तहत इनको इमदाद मिलती है, वो उसके अगेंस्ट है। तो जाहिर है अगेन उस पर भी इन पूरे इस ग्रुप का, और ये उसके लीडर हैं ट्रम्प साहब, फोकस यही है कि किस तरह से हम अपनी वो जो पावर है उसको सोशल मीडिया के जरिए रखें कायम, और इन सोशल मीडिया की जो कंपनियां, इनके हाथ पांव बांध के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फैज अदनान रसूल साहब। अमेरिका को इस वक्त खुद अपने अंदर जमहूरियत के ऊपर काम करने और उसे बचाने की फिक्र लाहक हो चुकी है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह।